हाँ जी, ऐसे पीएम के अंदर लास्ट टॉपिक इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस। सर ये क्या कह रहे हैं? अब इसके लिए भी कुछ जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां अपने आप सिखा दूंगा, बाकी काफी कंसेप्ट तो सारे पढ़े हुए आएंगे। देखो कैसे होगा। दो तरह का सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करना है, एक तो इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, बहुत बार किया हमने, और एक बॉन्ड का वैल्यूएशन करना है। तो देखेंगे कंपेयर टू द बॉन्ड वैल्यूएशन, पहले किसकी बात हो रही है? इक्विटी वैल्यूएशन की बात हो रही है। पहले इक्विटी वैल्यूएशन की बात हो रही है और इसके लिए अलग अलग तरीके बता रखे हैं आपको वैल्यूएशन करने के। कौन कौन से? डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, डीसीएफ टेक्निक्स, वही कैपिटल बस्टिंग वाली। फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, वही वाला सीखा है ना, किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये वही चीज है। फिर उसके बाद और कौन सा? उसके अलावा है रिलेटिव वैल्यूएशंस यूजिंग मल्टीपल्स एंड वेट्स। मल्टीपल्स को यूज करना, मतलब पी रेशियो, जस्ट लाइक पी रेशियो क्या कहता है? अर्निंग्स का इतना मल्टीपल में इतना टाइम्स में क्या है मार्केट में रेट है, तो पी रेशियो। तो पी रेशियो मान लो दे रखा है तुमको 10 टाइम्स और अर्निंग दे रखा है 20 रुपया, तो 20 रुपया इंटू 10 टाइम्स करके शेयर का प्राइस आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है सर, 200 रुपए। तो कुछ ऐसे ही मेथड्स हमें वापस जहां हमने इधर उधर पढ़ रखे हैं वो हमें वापस पढ़ने को मिलेंगे। तो देखो, कंपेयर टू द बॉन्ड वैल्यूएशन, द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट। क्यों भैया? बॉन्ड के बजाय इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन डिफिकल्ट क्यों होता है? बॉन्ड के बजाय इक्विटी शेयर्स का वैल्यूएशन डिफिकल्ट क्यों होता है? सर बॉन्ड में तो पता है ना, हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड होता है कितना इंटरेस्ट मिलने वाला, और लास्ट में मैच्योरिटी पीरियड एंड होने पर कितना मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा वो सब पता होता है। तो हमारे लिए फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू निकालना आसान होता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। हमें नहीं पता होता है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है। तो ये कंपेयर टू बॉन्ड वैल्यूएशन, इक्विटी का वैल्यूएशन क्या होता है? प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होता है। ओके, द डिफिकल्टी अराइज ऑफ टू फैक्टर्स। क्या? कि भैया एक तो रेट ऑफ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर्स, पता नहीं है कितना मिलने वाला है, और दूसरा पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज डिस्क्रेशनरी। अच्छा, देना और नहीं देना भी क्या है? फिक्स नहीं है। इच्छा होगी, कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल है, कंपनी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, पढ़ा था इंटर में। और अगर कंपनी के पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो कंपनी उसको अपने पास रिटेन कर सकती है। अच्छी बोले तो कंपनी की शेयर होल्डर से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, केई से ज्यादा अगर तुम कमा सकते हो तो यस तुम अपने पास रख लो, अगर एक्सपेक्टेशन से कम कमाते हो तो सारा हमको दे दो। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल याद है? ओके, चलिए फिर उसके बाद क्या कहा? Thus the estimate of amount and timing of cash flow expected by the equity shareholder are more uncertain। तो भैया एस्टिमेशंस लगाने पड़ते हैं और वो भी क्या है? अनसर्टेन। इन केस ऑफ डिवेंचर बॉन्ड और प्रेफरेंस शेयर्स पता है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, डिविडेंड रेट क्या है, दोनों सर्टेन देना ही होता है। इट इज देयरफॉर इजी टू मेक द फोरकास्ट ऑफ कैश फ्लो एसोसिएटेड विद देम। पता लगाना आसान है कि भैया कितना पैसा मिलने वाला है अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट किया तो। Earning and dividend on equity share are generally expected to grow unlike the interest on bond and preference share। और earnings हर साल इक्विटी पे तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, डिविडेंड बढ़ता जाएगा, तो कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता क्योंकि फैक्टर्स क्या है? अनसर्टेन है। This variable nature of dividend makes it more complex calculation in the market price। अब शेयर का वैल्यूएशन करना इसीलिए हमारे लिए क्या हो गया? टिपिकल हो गया है। चलिए खैर ये तो अच्छी बात है, और हमारे लिए तो क्वेश्चन में डेटा दिए हुए रहेंगे, कितना डिविडेंड दिया जा रहा है दिया हुआ रहेगा, हर साल ग्रोथ रेट क्या है दिया हुआ रहेगा, हमको तो सब फैक्टर्स दिए हुए रहते हैं, तो हमारे लिए टिपिकल नहीं है। एक्चुअल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए टिपिकल, अपने लिए कोई टिपिकल नहीं है। का दो मेथड है, टू बेसिक अप्रोचेस टू वैल्यूइंग कॉमन स्टॉक यूजिंग फंडामेंटल सिक्योरिटी एनालिसिस आर एज फॉलोज। क्या क्या? एक तो आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक यूज करते हैं, डीसीएफ टेक्निक्स, और दूसरा आप रिलेटिव वैल्यूएशन जो मैं बताया ना पी रेशियो वाला, वो आप यूज करते हैं। ओके, तो डीसीएफ टेक्निक्स में क्या किया जाएगा? सर डीसीएफ टेक्निक के अंदर क्या किया जाएगा? स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? यूजिंग अ प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस सिमिलर टू द डिस्काउंटिंग प्रोसेस यूज फॉर द बॉन्ड। जैसे किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो इसमें क्वेश्चन वाला आपको दे के रखेगा कि आपको फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिलने वाला है किसी इक्विटी शेयर से, वो पता होगा आपको, तो आप उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं? शेयर का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके, रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या क्या आएगा सर? रिलेटिव वैल्यूएशन में देखो ऐसा है, पी रेशियो आ गया, अर्निंग्स दे रखी है और पीई रेशियो दे रखा है, तो अर्निंग्स को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, शेयर का प्राइस आ जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू दे रखा है, रेशियो दे रखा है, अगर बुक वैल्यू भी दे रखी है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दे रखा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, प्राइस आ जाएगा। प्राइस टू सेल्स रेशियो दे रखा है, सेल्स भी दे रखी है, तो सेल्स इंटू प्राइस टू सेल्स रेशियो करूंगा, प्राइस आ जाएगा। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो दे रखा है मान लो किसी क्वेश्चन में, और कैश फ्लो भी दे रखा है, तो कैश फ्लो को प्राइस टू कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जितने भी टू वाले रेशियो होते हैं पता है ना, टू से पहले वाला न्यूमरेटर में आता है, टू के बाद वाला डिनोमिनेटर में आता है, पता है रेशियो, बचपन में पढ़ा था? हाँ नहीं, ठीक है, कोई ना, पढ़ाई होगा। छोड़ के गई थी क्या? नहीं ना, हाँ फिर ठीक है, खैर अब तो हो भी क्या सकता है, अब वापस थोड़ी ना एंटर देने जाओगी तुम। ओके देखो, अकॉर्डिंग टू देम स्टॉक इज वैल्यूड रिलेटिव टू द अदर स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ अबव रेशियो। चलिए देखेंगे कैसे होगा। उससे पहले सबसे पहले कौन सा है सर? सबसे पहले आ रहा है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, और ये हमें बहुत अच्छे से आता है। और अच्छे से आता है सर, ये देखो फॉर्मूला कितना खतरनाक है, क्या अच्छे से आता है? क्या कोई इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? हाँ सर कर सकते हैं। ये सिंपली क्या किया गया, हर साल के कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकाला गया है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन। तो हर साल, पहले साल का कैश इनफ्लो, दूसरे साल का कैश इनफ्लो, तीसरे साल का कैश इनफ्लो एंड सो ऑन, सबका प्रेजेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला बेसिस पे कर देते हैं हम लोग, टेबल बेसिस पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो डरने का बात नहीं। तो सर क्वेश्चन करेगा? बिल्कुल। सर ये कैश फ्लो होगा क्या इक्विटी शेयर्स में? इक्विटी शेयर में कैश फ्लो के नाम पे आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, D1 D2 D3। याद है कुछ समय तक तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होती, सुपर एबनॉर्मल ग्रोथ रेट, और फिर उसके बाद ग्रोथ रेट क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। एग्जाम में आया था इस बार ये वाला क्वेश्चन, ये तो इंटर का है ना, फाइनल में पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था ना पोर्टफोलियो के अंदर, पक्का। वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, किसी भी सिक्योरिटी का आज का प्राइस उससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स का प्रेजेंट वैल्यू होता है, बताया ही होगा वहां पे। सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट बताया था क्या? अच्छा, लर्निंग पर्पस में बताया था, चलो कोई ना। तो भैया थोड़े टाइम तक तो क्या हो रहा है, ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तब तक तो सिंपली प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाएगा। फिर ग्रोथ रेट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो गॉर्डन बाबा का फॉर्मूला लगाएंगे और उस टाइम शेयर का प्राइस निकाल लेंगे, और फिर उन सब का प्रेजेंट वैल्यू आज कैलकुलेट कर दिया जाएगा। देखेंगे ये वही दे रखा है। ओके सर, ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या होता है? अरे वही रे, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो टेक्निक। डिविडेंड जो फ्यूचर में मिलेगा उसका डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वही डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया, और कुछ नहीं है। तो डिविडेंड के बेसिस पर जब तुम शेयर का प्राइस निकालते हो ना, तो वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल ही है, उसमें आप प्रेजेंट वैल्यू ही करते हो। चलिए सर, जीरो ग्रोथ रेट मॉडल। अब जीरो ग्रोथ रेट मॉडल तो सर वो होता है ना, ग्रोथ नहीं है, हर साल कांस्टेंट डिविडेंड दिया जा रहा है। कांस्टेंट डिविडेंड में शेयर का प्राइस क्या होता है याद है? डी अपॉन के, याद आया? ओके चलिए सर, पहला क्वेश्चन, इंडिया इनकॉर्पोरेटेड करंटली पे अ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर, अभी 10 रुपए दे रहे हैं, and it will be constant during the lifetime of the corporation or in the perpetual time, मतलब अभी 10 दे रहे हैं और आगे भी 10 ही देते रहेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन। हाँ लिख लो, लिख के कर लेते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। अभी डिविडेंड इतना दे रहे हैं और लाइफ टाइम भी इतना ही रहेगा, इसका मतलब कांस्टेंट डिविडेंड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर कांस्टेंट डिविडेंड है, कांस्टेंट डिविडेंड। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस। और अपन तो सिर्फ इसको किससे डिनोट करेंगे? डी से। कितने रुपए का? 10 रुपए का। ओके 10 रुपए का। फिर उसके बाद क्या बोला? लाइफ टाइम परपेचुअल लाइफ है, ठीक है जी। इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्या चाहते हैं? 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब एक बात बताओ, ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं? इक्विटी इन्वेस्टर्स है ना, और इक्विटी इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल पे जो चाहते हैं उसके लिए के डिनोट करते हैं कि नहीं करते हैं? के। दैट
होल्डर जो चाहते हैं उसके लिए केडी डिनोट कर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो चाहते हैं वो केपी, ओवरऑल जो चाहते हैं वो केओ। बिल्कुल केई कितना 14%। सर आपने तो इंटर की याद दिला दी। हाँ यहाँ पे भी पढ़े हैं खैर अपन ने। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक यूजिंग जीरो ग्रोथ रेट मॉडल। जीरो ग्रोथ मतलब कांस्टेंट है हर साल डिविडेंड, तो शेयर का प्राइस बता दो, वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक इसको आप P0 नाम दे देंगे, ये V0 देते हैं, तुम P0 दे दो, क्या फर्क पड़ता है। कांस्टेंट डिविडेंड में D अपॉन के, 10 डिवाइड बाय 14% कितना आएगा, 10 डिवाइड बाय 0.14, 71.43। ये लो जी। क्या तुमको जीरो ग्रोथ रेट मॉडल समझ में आया। हाँ सर आ गया, नाम देखो जीरो ग्रोथ रेट, सोच के लगे पता नहीं सर नहीं तो पढ़ाया नहीं था, कांस्टेंट ग्रोथ तो पढ़ाया था, जीरो ग्रोथ तो नहीं पढ़ाया था, बट यही जीरो ग्रोथ मॉडल है। ऑब्वियसली जीरो ग्रोथ मतलब कांस्टेंट डिविडेंड मिलता रहेगा हर साल। तो क्या किया तुमने, सर हमने है ना इस डिविडेंड अमाउंट को क्या कर दिया है, फ्यूचर में 10 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 मिलता जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल दिया 71.43। तो ना ये प्रेजेंट वैल्यू ही आया है। ये प्रेजेंट वैल्यू कब आता है, इसको बोलते हैं परपेचुटी। क्या बोलते हैं, परपेचुटी। बताया था कि मैंने कभी, हाँ सर परपेचुटी बताया था, लिखवाया था अभी का। हाँ परपेचुटी, परपेचुटी क्या होता है, अगर रेगुलर अमाउंट आपको रिसीव हो या पे करना हो फॉर इनफाइनाइट पीरियड तो उसको परपेचुटी बोलते हैं, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का तरीका है। तो परपेचुटी कोई रेगुलर अमाउंट आपको बार बार मिलता है या पे करना होता है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इसी तरीके से निकलता है, वो पी फैक्टर लगाना नहीं होता है। पी फैक्टर तब लगाते हैं जब लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको मिलने वाला अमाउंट। डन, ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये पी फैक्टर लगाकर तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का उस ईयर के लिए आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ये तो भैया ईयर खत्म ही नहीं होंगे, एंड ही नहीं होंगे, 100 साल 200 साल, तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू ऐसे ही आएगा। क्लियर है वाली जी, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ही कैलकुलेट किया है। ओके नाउ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल याद है, गॉर्डन मॉडल। ओके देखते हैं सर गॉर्डन मॉडल कैसे आएगा। कांस्टेंट ग्रोथ याद है, D1 अपॉन के माइनस जी, ये D1 अपॉन के माइनस जी इसका शॉर्टकट है। हर साल ग्रोथ रेट ऐड करते चलोगे, डिविडेंड अमाउंट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसा कब तक करते रहेंगे भैया, ठीक है ना। इसलिए अपन क्या करेंगे, गॉर्डन मॉडल यूज करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, MN Limited is expecting to grow at the rate 8% growth rate, which currently pay तो सर D0 होता है, ओके D0 दे रखा है आपको कितने रुपए, 10 रुपए। For investment at this risk level, investor required कि what is the estimated value of stock आ जाएगा, तो लिखो illustration number 2, illustration number 2, given data क्या क्या है सर गिवन डेटा, एक तो ग्रोथ रेट गिवन है, जी क्या 8%, उसके बाद करंटली पे डिविडेंड, करंट डिविडेंड पर शेयर DPS, इसको हम नाम देंगे D0। हर साल सेम था तो 0 1 2 3 कुछ नहीं लिखा, अभी अगर अलग अलग है ग्रोथ रेट है तो भैया अलग अलग देखना पड़ेगा कि D0 क्या है D1 क्या है। तो अभी डिविडेंड दिया तो D0 10 रुपए। फॉर इन्वेस्टमेंट एट दिस रिस्क लेवल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना, 15%, 15%। के, इसको के लिख देना ना, बस अभी वैल्यू ऑफ स्टॉक पता कर दूं। वैल्यू ऑफ स्टॉक P0 इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी, D1 अपॉन के माइनस जी। सर D1 कैसे आएगा, D0
into 1 plus growth rate to the power 1 upon k minus g. तो D0 10 था, उसमें 8% अगर मैं ग्रोथ रेट ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 10.80 डिवाइड बाय के 15%, ग्रोथ रेट 8%. देखो फाइनल आंसर 10.80 डिवाइड बाय 0.07. $154.29 आ रहा है क्या? ओके अच्छा, तुमको पता है ये तो होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी की सेम अमाउंट आपको, रेगुलर अमाउंट आपको मिलता रहेगा. तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला जाएगा? ठीक है ना, कि रेगुलर अमाउंट टू बी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. ये क्या होता है? ये वाला ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी. क्या बोलते हैं? ग्रोइंग परपेचुइटी. इसमें भी अमाउंट आपको मिलता ही रहेगा हर साल, लेकिन हर साल एक कांस्टेंट रेट से ग्रो होता जाएगा. तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी. ठीक है जी, ओके बढ़े आगे. बिल्कुल. तो सर ये उस टाइप का प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो गया. निकाला अभी भी प्रेजेंट वैल्यू है, लेकिन ये उस टाइप का जिसमें एक तो परपेचुइटी है, दूसरा ग्रोइंग परपेचुइटी है. तो उनमें ऐसा फॉर्मूला यूज किया जाता है. ओके फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3, एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक. एक बार मैं रीड कर लेता हूं, शायद इसमें कुछ मिस्टेक है. एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक V1 of India Incorporated is 154.21 at the end of the first year. अच्छा, एस्टिमेट करने को बोला है, वो भी प्रेजेंट वैल्यू भी बोल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर भी बोल रहे हैं. तो एक बार मैं इसका एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हटा के देखता हूं. ठीक है, एस्टिमेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इज 154.29. तो मतलब आज का ही हो गया प्रेजेंट वैल्यू. अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बोलेगा तब तो फिर क्या हो गया? फर्स्ट ईयर के एंड का होगा V1, फिर तो ये फर्स्ट ईयर के एंड का ही हुआ अभी तक. चलो आगे बढ़ते हैं. इफ इन द नेक्स्ट ईयर और ईयर 2, या तो नेक्स्ट ईयर बोल दो या ईयर 2 बोल दो, एक ही बात है. ठीक है, ऑल द कंडीशंस आर कांस्टेंट, सेम रहता है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर 2? सेकेंड ईयर के एंड में स्टॉक कितना होगा? इफ ऑल अदर डेटा आर सेम एज इन द इलस्ट्रेशन नंबर 2 अबव. बाकी सारे डेटा वही है. ग्रोथ रेट 8% है. अच्छा, शेयर का प्राइस भी यहीं से उठाया है. 154.29. अब पता है ये तो V0 था, ये तो आज का प्राइस था, और इस क्वेश्चन में इसको ही क्या बना दिया? अगर फर्स्ट ईयर के एंड में शेयर का प्राइस ये हो तो सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा? जबकि एक्चुअली क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि भाई प्रेजेंट वैल्यू आज कितना है? 154.29 है. तो बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा? फर्स्ट ईयर के एंड में शेयर का प्राइस क्या होगा? क्यों सर? चलो, तो सर इन्होंने कैसे किया है? $10.80 क्या था? D1 था. 10.80 क्या था? D1 था. और अगर मैं 10.10 में 80 में सॉरी एक बार और ग्रोथ ऐड कर दूं तो D2 आएगा ना. अब D2 से V2 का आंसर कैसे आ जाएगा? D2 से तो V1 का ही आंसर आएगा ना, P1 का ही आंसर आएगा ना. हाँ या ना? हाँ सर, क्या बोल रहे हो सर? अरे भैया, जब D1 से तुम P0 निकालते हो तो D2 से P1 ही तो आएगा, P2 कैसे आ जाएगा? तो क्वेश्चन बनाने में क्या है? मिस्टेक हुई है. तो अभी इसको करेक्ट कर देते हैं. तो अभी क्या करते हैं अपन, इसको क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं. ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. ये आएगा ऐसा, एस्टिमेटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 154.29. डन.
इफ इन द नेक्स्ट ईयर, इसको भी कट कर दो, all the conditions are constant, what will be the value of stock at the end of the year? 1. At the end of the year, 1. If all other data are same as in the illustration number 2 above. Okay, अब हम इसका आंसर इस तरीके से लेकर आ सकते हैं. चलिए, तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 3. इलस्ट्रेशन नंबर 3 जिसमें आपको P0 दे रखा है 154.29. 154.29. एक काम करोगे क्या? हाँ करेंगे ना. P0 के बाद P1 पूछा है तो डायरेक्ट भी हो सकता था. दो तरीके बताएंगे, देखो. हाँ, ग्रोथ रेट ऐड कर दो, खत्म बात. P0 में ग्रोथ रेट ऐड कर दो, आ जाएगा. और बाकी सारी कंडीशंस वही लेनी है ना, तो बाकी सारी क्या क्या, देखो ग्रोथ रेट 8% है. वापस लिख देता हूं, ग्रोथ रेट 8% है. और D0 था 10 रुपए. D0 था 10 रुपए. और रिक्वायर्ड रेट के था 15%. के था 15%. अब दो अप्रोच है जिसमें P1 के लिए मेथड 1 या अप्रोच 1, कुछ भी कह दो. मेथड 1 P1 कैसे आएगा? सर P1 का तरीका एक तो बड़ा आसान होता है, P0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर 1. मैंने कहा था ये ग्रोथ रेट वाला सब में लगेगा. डिविडेंड में लगाओगे तो डिविडेंड में लग जाएगा, अर्निंग्स में लगाओगे अर्निंग्स में लग जाएगा, प्राइस में लगाओगे प्राइस में. कब कहा था? इंटर में कहा था ना. बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस r टू द पावर n, दैट इज फ्यूचर वैल्यू. समझ में आया क्या? पक्का याद है ना? भूले तो नहीं हो? तो प्रेजेंट वैल्यू 154.29 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 8% है. 8% ऐड कर दो, P1 आ जाएगा. कितना आया? 154.29 इंटू 1 प्लस g की पावर 1. 166.63. 166.63. डन. ओके, दूसरा अप्रोच मेथड 2. P1 कैसे आएगा? सर D2 की हेल्प से आ जाएगा. D2 अपॉन के माइनस जी. D2 कैसे आएगा? सर D0 है ना अपने पास. D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर क्या कर देता हूं? 2 कर देता हूं, तो D2 आ जाएगा अपॉन के माइनस जी. तो D0 10 था, उसमें ग्रोथ रेट 8%, मुझे दो बार ऐड करना है, प्लस 8% प्लस 8%, या फिर 1.08 इंटू इक्वल्स टू करके इंटू 10 कर देना. अपॉन के 15% है और ग्रोथ रेट कितना है? 8%. बताओ जी आंसर कितना आएगा? भाई आ रहा है क्या? 166.63, 166.57 आ रहा है. चलेगा, वो थोड़ा बहुत ऐसे ही 63 आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, डन है. दो तरीके थे सर कैलकुलेट करने के. ओके, बढ़े आगे. चलिए नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 4. सर ये डीडीएम क्या होता है? डीडीएम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल पढ़ा है ना? हाँ, ये अभी क्या पढ़ रहे हैं? वही तो पढ़ रहे हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना, डिस्काउंटिंग करना, वही हो रहा है. Other thing being constant, only k is considered. Instead of 15 की जगह k कितना ले लोगे? 16. पिछले क्वेश्चन में बताइए, स्टॉक का वैल्यूएशन बताइए, एस्टिमेट वैल्यू ऑफ स्टॉक. तो कब करना है सर? आज क्या पूछा है? फर्स्ट ईयर के एंड में P1 पूछा है, बता दो. इलस्ट्रेशन में 4 में P1 कैसे आएगा? सर D1 अपॉन k माइनस जी. तो D1 कैसे आएगा? सर 10 में 8% ऐड किया,
अपॉन के ही बस 15 या 16 हो जाएगा, तो बस 10 रुपए 80 पैसे डिवाइड बाय 0.08। अच्छा सॉरी, P0 D1 अपॉन के माइनस जी, बताओ 180 135। ओके, बस एक डेटा चेंज कर दिया। एमसीक्यूज वगैरह में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे से। सर बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। एसएपीएम खत्म होने वाला है सर जल्दी, डेरिवेटिव स्टार्ट होने वाला है, फ्यूचर ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं अब हम जल्दी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट इन द इलस्ट्रेशन नंबर 4, ग्रोथ रेट बदल दिया इस बार। अरे अरे कैसी मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो तुम, ग्रोथ रेट बदल दिया, कोई ना जी। P0 इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट की पावर 1 डिवाइड बाय के माइनस जी। D0 कितना था? 10 रुपए। ग्रोथ रेट इस बार 9% है, अपॉन के किस में? इलस्ट्रेशन में 4 का बोल रहा है ना, तो 4 में तो 16 होना चाहिए था, उसको कांस्टेंट इन द 3 अगर आंसर से मैच करवाना है तो 3 या 2 2 लिख लो भले ही, पर एक ही बात, 3 में 2 में भी यही है, 3 में भी यही है। हाँ जी, तो ये लो 2 कर लो बेसिक वाला। 2 ग्रोथ रेट इज कंसिडर 9, और 2 में क्या था? के सर के था 15% और ग्रोथ रेट कितना? 9%। तो अपने को ऐसा थोड़ा ना देंगे, ऐसा ऊपर वाला एग्जांपल देख के ऐसा करो, अपने को तो नॉर्मल डेटा दिया हुआ रहेगा तो अपन तो सॉल्व कर देंगे ना। तो देखो जरा 10 में 9% ऐड करके 10.90 के माइनस जी 0.06 कितना आएगा? 181.67 181.67। ओके बढ़े आगे, चलिए अब ये अलग अलग बातें कर रहे हैं, वो छोड़ो, हम ऐसे क्वेश्चंस कर देंगे। सर ये क्या है? ये क्या लिख के दिया है इसने? D1 अपॉन के माइनस जी तो जानते हो ना? हाँ, D1 कैलकुलेट करने का तरीका, अगर आपको अर्निंग्स दे रखा हो तो अर्निंग्स इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, याद आया? अर्निंग्स इंटू 1 माइनस रिटेंशन रेशियो, बी इज द रिटेंशन रेशियो। हाँ तो सर D1 ऐसे आ जाएगा ना, E1 इंटू डीपी रेशियो, याद आ रहा है इंटर का? हाँ सर, अर्निंग्स को अगर हम डीपी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिविडेंड आ जाता है, और डीपी रेशियो अगर रिटेंशन रेशियो दे रखा हो तो डीपी रेशियो कैसे आएगा? 1 माइनस रिटेंशन रेशियो इज डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डीपी रेशियो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अर्निंग्स का इतना पोर्शन बांट देते हो तो डिविडेंड आ जाता है। समझ में आया क्या? 40% बांटते हो मतलब 60% अपने पास रखते हो, याद आया ना? हाँ सर, ये कुछ नहीं है, वही चीजें हैं, लिखना हो तो लिख लो अगर किसी को याद ना हो तो। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये चैप्टर ये फॉर्मूला पढ़ते थे कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट, वही गॉर्डन मॉडल को शफल करके बनाया हुआ फॉर्मूला है, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। ओके, मल्टीपल ग्रोथ रेट मॉडल वही वाला, कुछ टाइम तक सुपर नॉर्मल और उसके बाद ग्रोथ रेट कांस्टेंट। कैसे? इलस्ट्रेशन नंबर 6, करंट डिविडेंड 3 रुपए, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सुपर नॉर्मल ग्रोथ, मैंने ये लिखवाया था इंटर में, सुपर नॉर्मल ग्रोथ रेट प्लस कांस्टेंट ग्रोथ रेट। तो कुछ साल तक, 5 साल तक तो ग्रोथ रेट कितनी है? 25%। उसके बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी 7%। इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 14%। फाइंड द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अंडर मल्टीपल ग्रोथ रेट मॉडल। अभी पहले आया तो समझ में नहीं आएगा सर, मल्टीपल ग्रोथ रेट मॉडल हमको तो नहीं आता। अरे कुछ नहीं रे, वही है जो आपको सिखा रखा है, ठीक है ना? कैसे करोगे? लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6, जब तक ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं हो जाता तब तक मैं गॉर्डन बाबा यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगा
तब मैं गॉर्डन बाबा यूज कर पाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। ईयर, फ्यूचर बेनिफिट्स, और फिर पी फैक्टर। पी फैक्टर के लिए रेट कौन सी लोगे? डिजायर्ड, क्या चाहते हो? 14% प्रेजेंट वैल्यू। तो फर्स्ट ईयर क्या मिलेगा? D1 मिलेगा सर। D1 कितना मिलेगा? क्वेश्चन में कितना दे रखा है? करंट डिविडेंड दे रखा है D0, तो D1 कितना होगा? 3 में 25% जोड़ दो, 3 में 25% जोड़ दो, 1 प्लस 0.25 कितना आएगा? 3.75। ओके, सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा? सेकेंड ईयर का डिविडेंड, तो 3.75 में फिर 25% जोड़ दो, 4.6875। ओके, फिर थर्ड ईयर में फिर 4.6875 में फिर 25% जोड़ दो, 5.86 आएगा। फिर फोर्थ ईयर का डिविडेंड 5.86 में 25% जोड़ दो प्लस 25%, 7.32 आ जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर में 7.32 में प्लस 25%, 5 साल तक ग्रोथ होगा ना, तो 5 साल मैंने 25% जोड़ा 5 बार, कितना? 9.16। ओके, अब क्या हो रहा है? 6 ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है ना, 6 ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है सर, तो हम फिफ्थ ईयर में ही गॉर्डन मॉडल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? P5 D6 अपॉन के माइनस जी, D6 अपॉन के माइनस जी। D6 कैसे आएगा सर? D5 में ग्रोथ रेट ऐड करेंगे, और अब ग्रोथ रेट कितने आगे से? अब ग्रोथ रेट कितने हैं? 25% तो 5 साल तक था, अभी 7%, 7% ऐड कर दो, 7% अपॉन के कितना सर? 14%। ग्रोथ रेट कितना? 7%। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 9.16 प्लस 7% डिवाइड बाय 0.07, 140। ओके, 140 रुपए। यह आ गया है प्राइस एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर। बट मुझे तो आज का चाहिए प्राइस, तो आज का प्राइस चाहिए, तो पी फैक्टर बताओ मुझे। चलिए बताओ, 1 डिवाइड बाय 1.14 इक्वल टू 0.877। ओके, फिर इक्वल टू 769, फिर 675, फिर 592, फिर 519, फिर वेरी गुड, यही रहेगा ना, क्योंकि फिफ्थ ईयर तो सेम है। चलिए अभी बता दो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है, बताओ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया इस बार, और बच्चे बोलते हैं बहुत टफ पेपर था इस बार। ऐसे नालायक बच्चों का कुछ नहीं हो सकता है, भगवान करे वो पास हो जाए बस।
59 59 क्या है 12 ओके 92.59 60 आ रहा है कि किसी के 64 आ गया। अच्छा जो लिखे हुए डेटा है वो नहीं लिए गए तुम लोगों ने। इनका कितना आ रहा है 92.67 और ऑनलाइन वालों तुम्हारा कितना आ रहा है जितना भी आ रहा हो इधर उधर देख लेना जो आप लिख रहे हो वैल्यूज उसी को यूज कर लो कोई थोड़ा बहुत इधर उधर होगा ही होगा चलने दो ओके 92.5964 अच्छा 59 के आगे 64 बोल रही थी क्या ओके हाँ ठीक है 5964 ठीक है प्रियांशी स्नेहा लवी वाला क्वेश्चन याद हुई कुछ यादें ताजा इंटर की तुम्हारी और जो इंटर में मुझसे नहीं पढ़ रखा है कोई ना को भी समझ में आ गया क्या प्रियांशी डन यस सर ठीक है सर तो जब तक ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं हो जाती तब तक मैं गॉर्डन बाबा यूज नहीं कर सकता 6th ईयर से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रही थी तो गॉर्डन बाबा का फॉर्मूला यूज करके मैंने प्राइस एट द एंड ऑफ द 5th ईयर फाइंड आउट कर दिया प्राइस एट द एंड ऑफ द 5th ईयर बट मुझे तो प्राइस एट द एंड ऑफ द सॉरी आज का चाहिए ना प्राइस आज का चाहिए तो मुझे सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है P5 का भी निकाल दूंगा प्रेजेंट वैल्यू और इन 5 सालों में मिलने वाले डिविडेंड का भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूंगा P5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6th ईयर से मिलने वाले जितने भी फ्यूचर डिविडेंड है ना उनका वैल्यूएशन करके दे रहा है तुमको तो 5th ईयर से आगे मतलब 6th ईयर से मिलने वाले 6th ईयर से मिलने वाले डिविडेंड का तो प्रेजेंट वैल्यू तुमको गॉर्डन बाबा ने करके दिया और 1 2 3 4 5 का तुम कर लो सबको ऐड कर दो और सबका टोटल करके आ जाएगा प्राइस एट द एंड ऑफ सॉरी प्राइस टुडे आज का प्राइस डन ओके सर देखो सर इन्होंने तो कितना खतरनाक फॉर्मूला यूज कर रखा था कैसे कैसे सॉल्व किया है जरूरत नहीं है ओके ये फॉर्मूला बेसिस पे है जब मैं टेबल यूज करता हूं तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो ये लोग टेबल यूज करते हैं क्या चक्कर है ठीक है ना जो है वो है सर ये क्या लिखवा रखा है इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस अभी अभी तुमने कौन सा प्राइस निकाला इंट्रिंसिक वैल्यू हाँ सर इंट्रिंसिक वैल्यू आफ्टर मेकिंग केयरफुल एस्टिमेट्स ऑफ द एक्सपेक्टेड स्ट्रीम ऑफ डिविडेंड क्या क्या डिविडेंड मिलने वाला है उसका एस्टिमेट तुमने किया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का तुमने एस्टिमेट किया और इससे तुमने आज स्टॉक का प्राइस पता कर लिया वैल्यू ऑफ स्टॉक टुडे यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल द वैल्यू इज ऑफन कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू से क्या कहा जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू बोलेंगे ना कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट होगा okay note that intrinsic value is simply an estimated value or a formula value this is the end objective of discounted cash flow techniques such as dividend discount model तो कुछ नहीं है शेयर का प्राइस हमने कैलकुलेट किया अब इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंस क्या है इसका अगर मार्केट में रेट करंट मार्केट प्राइस सर आप तो P0 ही कैलकुलेट करते हो ना हाँ वो लिखते हैं अपन P0 डिनोट है ठीक है ना अपन अपना नॉर्मल डिनोट कर देंगे कि अगर करंट मार्केट प्राइस तो इसे कंफ्यूज मत हो जाना V0 P0 से तो ऐसा समझना कि भैया ये जो तुमने फाइंड आउट किया इंट्रिंसिक वैल्यू इस इंट्रिंसिक वैल्यू अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू लिख दिया एक सेकंड अगर करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो तुम क्या करोगे बोलो इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर करंट मार्केट प्राइस ज्यादा है मार्केट में रेट ज्यादा है तो सिक्योरिटी अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है करवा रखा है मैंने ये हमारे अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस जो होना चाहिए उससे मार्केट में रेट में ज्यादा मिल रहा है तो ओवर वैल्यूड हुआ कि नहीं हुआ बिल्कुल ओवर वैल्यूड हुआ और अगर मार्केट में रेट कम हो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू से तो हमारे अकॉर्डिंग जो शेयर का प्राइस होना चाहिए था मार्केट में उससे कम चल रहा है ना इसका मतलब वो क्या है
अंडर वैल्यूड है। क्या है? अंडर वैल्यूड है। ओके, तो इट शुड बी अंडर वैल्यूड है तो खरीद लो, अंडर वैल्यूड है तो खरीद लो, ओवर वैल्यूड है तो याद है तो बेच दो, और नहीं है तो इन्वेस्ट मत करो। ओके, और दोनों बराबर होंगे तो इट इज करेक्टली प्राइस्ड। किया ना ऐसा क्वेश्चन? किया है सर, अपने नोट्स में था, आपने प्राइस निकलवाया था और उसको एक्चुअल मार्केट प्राइस से कंपेयर करवाया था, ये वही चीज है। ओके, ऐसे पीएम के अंदर ही। illustration number 7, a company share is currently traded for 80 per share, अभी ट्रेड कर रहा है 80 पर। ओके, B0 एक्सपेक्ट अ डिविडेंड, एक्सपेक्ट डिविडेंड मतलब D1 आफ्टर 1 ईयर, ग्रोथ रेट 8%। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न? के ही बताना है। के का फॉर्मूला वही गॉर्डन मॉडल को शफल करके D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ रेट। D1 आपको 4 रुपए तो डिविडेंड ही मिल जाएगा, अगर आप आज 80 रुपए लगाते हैं तो 4 रुपए तो डिविडेंड मिल जाएगा, प्लस आपका शेयर का प्राइस कितने से ग्रो जाएगा? 8% से। तो 5% तो आप डिविडेंड से कमा लेंगे, 8% आपके शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, 13% टोटल हुआ। 0.13, 13%। समझ में आएगा? ओके सर, हाँ तुम तो रजिस्टर में लिख लो वहीं पे ढंग से। सर ये क्या आ गया ना, 3 फेज मॉडल। ऐसे ही तुमको डराने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग नाम यूज कर रहे हैं। ग्रोथ रेट के फेजेस हैं, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन, illustration number 8, for the first 4 years India Incorporated is assume a growth rate कितना? 10%। 4 साल के बाद ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? 6% तक कम हो जाएगा, और 7 साल बाद assume to grow 6% infinitely। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? यहाँ पे भी 6%, यहाँ पे भी 6%। ओके, आगे देखो एक बार। द नेक्स्ट ईयर डिविडेंड इज, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड बोले तो D1। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है 4 साल के बाद क्या हो गया? ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एज्यूम टू बी डिक्लाइन, कम हो रहा है। कहां तक कम होगा? 6% तक कम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब 4 साल बाद 6% हो जाएगा। क्या हो रहा है सर? देखो, पहले 4 साल तो ग्रोथ रेट आपका है 10%, फिर 5, उसे बोला 7 साल बाद में, तो 5, 6 और 7 साल के बाद में क्या हो जाएगा? 8 ईयर एंड ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? 6%। लेकिन तब तक लीनियरली कम हो रहा है, मतलब 10 के बाद कम हुआ तो 9, फिर 8, फिर 7, और फिर क्या हो जाएगा? 6। ये इस तरीके से मामला चलेगा, ठीक है। 9, 8, 7 और 6, क्लियर है वाली चीज? इसका मतलब ये हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोला? रिक्वायर्ड रेट, जैसे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि 14%, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। तो सबसे पहले तो ये लिख दो अपने बुक में, ग्रोथ रेट। illustration number 8, given data, given data। तो ग्रोथ रेट क्या है सर? ग्रोथ रेट G 1 to 4 कितना? 10%। 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर और 8th ईयर ऑनवर्ड्स। उसके बाद 6% हो रही है, तब तक लीनियरली डिक्रीज हो रही है लाइन वाइज। तो 10 से 6 कम हो रहा है, कैसे? 9%, 8%, 7% और देन 6%। लीनियरली टू 6%।
7 साल के बाद ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा 8th ईयर से 6% इनफाइनाइटली, मतलब हमेशा हमेशा के लिए 6% हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तब आप गॉर्डन बाबा यूज कर पाओगे। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड D1, नेक्स्ट ईयर डिविडेंड D1 आपको दे रखा है कितना, 2 रुपए, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14%, 14%। ये गिवन डेटा मैंने लिख दी है। अब शेयर का प्राइस निकालना है तो भाई टेबल बनाना पड़ेगा, बनाइए टेबल। पहले ईयर, फिर फ्यूचर बेनिफिट्स, फिर पी फैक्टर। पी फैक्टर कौन सी रेट से, डिजायर्ड रेट 14% है, 14% के, और फिर प्रेजेंट वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू। जितना दूर लिख सकते हो इन दोनों को, पी फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू को लिख दो। फ्यूचर बेनिफिट्स में जगह ज्यादा चाहिएगा। फर्स्ट ईयर आपको 2 रुपए D1 दे रखे हैं, D0 दे रखे हैं, D1 दे रखे हैं। अच्छा, तो D1 2 रुपए तो आपको ऑलरेडी दे रखा है। एक सेकेंड, D1 2 रुपए दे रखा है। और इसमें भी इसने क्या किया है, थोड़ा गड़बड़ की है। एक बार रुकना। हाँ, इसने जो भी किया है इग्नोर इट, अपन अपने हिसाब से चलो, ठीक है। चलिए, तो जो लिखा है एकदम सही लिखा है। पहले 4 साल 10%, क्या बोला, फर्स्ट 4 इयर्स, फर्स्ट 4 इयर्स। और फर्स्ट 4 इयर्स में आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, D1 दे रखा है। तो अब आपको जो ग्रोथ करना है, हर बार तो अपन क्या करते थे, ऐसा 4 बार 10% ऐड कर देते थे, इस बार 4 बार नहीं करना है। पहले 4 साल क्या है 10% है, और उसमें भी आपको ऑलरेडी D1 दे रखा है। तो इसका मतलब जो 2 रुपए दे रखा है वो भी 10% ऐड होने के बाद ही दे रखा होगा, समझ आया। तो पहले 4 साल 10% है, तो D1 आपको 2 रुपए दे रखा है ऑलरेडी, तो वो 2 ही लीजिए। फिर D2, D2 में 2 में 10% ऐड कर दीजिए, 1.10, 2.20। फिर D3, 2.20 में 1.10 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 2.42। ओके, फिर 2.42 में फिर 10% ऐड कर दीजिए D4, 2.42 में फिर 10% ऐड कर दीजिए, कितना 2.662। ओके जी, पहले 4 साल 10%, फिर धीरे धीरे कम, तो D5 2.662 में 9% ऐड कर दो, 9% ऐड कर दो, 2.90। फिर उसके बाद D6 2.90 में 8% ऐड कर दो, $3.132। ओके, 4 आ रहा है, हाँ मेरे भी 4 आ रहा है। ओके, सेवंथ D7 3.134 में 8%, हाँ 7% ऐड कर दो, कितना 3.353। ओके, और अब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है ना, तो D8 से तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो रहा है, तो उसकी हेल्प से P7 कैलकुलेट कर दो 7th ईयर में, D8 अपॉन के माइनस G। 3.353 में ग्रोथ रेट कितना है इस बार 6%, अपॉन के 14% है, ग्रोथ रेट 6%, देखो कितना आ रहा है।
44.428 44.428 मतलब 4, चलो 428, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पी फैक्टर बता दो फटाफट से। 0.877, फिर 0.769, चेक करते चलना, यही है ना, ऐसे लवीना की तरह डायरेक्ट कॉपी मत मारते चलना। 0.675, 0.592, कि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, फिर 0.519, फिर 0.456, और फिर क्या है, क्या 400, ओके। अगेन 0.400, देखो m प्लस MRC करके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा P0। हाँ जी, कितना 28.70, ठीक है 28.70, और इनका कितना है 28.69, ठीक है जी, ज्यादा दूर नहीं है, ओके 28.70, इतना तो चलता है। समझ में आया क्या बोलो? तो क्या आपको DCF टेक्निक समझ में आया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक? क्या आपको डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल समझ में आया? हाँ सर आया, सेम ही तो है, ठीक है ना। क्या आपको 3 फेज मॉडल समझ में आया? समझ में आया। सर वो मल्टीपल ग्रोथ रेट समझ में आया? समझ में आया। सब वही है, कुछ नहीं है, सिंपली क्या करना है, फ्यूचर में वाले डिविडेंड को, मिलने वाले डिविडेंड को क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। अगर हर साल कांस्टेंट मिल रहा है तो D अपॉन के, हर साल ग्रोथ रेट कांस्टेंट है तो D1 अपॉन के माइनस 0, और पहले कुछ साल तक ग्रोथ रेट कांस्टेंट ना हो, बाद में कांस्टेंट हो, तो पहले कुछ साल तक तो प्रेजेंट वैल्यू सिंपली निकालना, और जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाए तब आपको क्या कर देना है, शेयर का प्राइस गॉर्डन मॉडल लगाकर यूज कर लेना है, और फिर दोनों का प्रेजेंट वैल्यू देख लो, अब तक के डिविडेंड, और उसके बाद जब गॉर्डन बाबा आपने फ्यूचर में जाके यूज किया उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। डन, चलिए ओके सर, कंप्लीट है हमारा। अब कल पढ़ेंगे क्या, रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक, फिर उसके बाद आएगा बॉन्ड वैल्यूएशन वगैरह। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।